यस। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर, प्रिडिक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, टीबी, कॉमा फ्रीजिंग पॉइंट, टीएफ, ठीक है। नेक्स्ट इज वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, relative lowering in vapor pressure and delta TB and delta TF। तो ये जो बच्चों हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको अपन ने पहले भी स्टडी किया है, लेकिन पहले क्वेश्चंस करने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, फिर से क्वेश्चन करने में आपको काफी हेल्प लगेगी। तो देखो बच्चा, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कशन में करने वाला हूँ, इससे बच्चों 4 मार्क्स मतलब आप ऐसे मान के चलो बिल्कुल फ्री के आपको मिलने वाले हैं। और सॉल्यूशन चैप्टर से बच्चों पिछले 5 ईयर से अगर बात करते हैं, लास्ट 5 ईयर, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत मतलब बहुत ही फ्रिक्वेंटली बन रहा है। और जहाँ पे बच्चे बहुत बार मिक्सअप करते हैं चीजों को कि क्वेश्चन अगर बॉलिंग पॉइंट पे पूछता है तो बच्चों डेल्टा टीएफ टीबी के साथ रिलेट करते हैं उसको। बहुत बार क्वेश्चन डेल्टा टीएफ से आता है, वो बच्चे टीएफ से रिलेट कर देते हैं, मतलब वो डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछ रहा है। और बहुत बार ही क्या होता है कि हम फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर निकाल देते हैं। बहुत बार क्वेश्चन वेपर प्रेशर को लेके आता है, अपन आरएलबीपी पे चले जाते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो वहां पे जो जो जिस तरीके से जिस चीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, या जो भी गिवन कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको सॉल्यूट दिया जाएगा, या फिर सॉल्वेंट दिया जाएगा, या फिर आपका सोल्यूशन दिया जाएगा, तो अपन को उसी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जिस ऑर्डर में पूछा जाए, अगर टीबी के बारे में पूछेगा तो आपको बॉलिंग पॉइंट के बेस पर अरेंजमेंट देना होगा, डिक्रीजिंग। या कोई सिंगल चॉइस पूछता है कि बेटा करेक्ट आपका कौन सा कंपाउंड या कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है मोलरिटी नॉर्मलिटी के साथ, या जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उनके साथ, की जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर कहाँ पे कम होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। ठीक है। या फिर पूछे कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ऑर्डर बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर का सीक्वेंस बताओ। तो आपको ना बिल्कुल एकदम मैं बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान देते हैं अपन लोग यहाँ। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कॉमा डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलेंगे अपन डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी की सारी बेटा जो वैल्यू होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालना आता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पे आपको आंसर निकालना। मतलब जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जहां पे जब कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा होंगे, है ना, वहां पे आपकी ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे वो आरएलबीपी के बारे में पूछे, मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चों ढंग से आपको समझ में आएगा, डेल्टा टीबी के बारे में पूछे, डेल्टा टीएफ के बारे में पूछे, पाई के बारे में पूछे, ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों इंक्रीज करें। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेगा तो आपकी सारी सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपकी डिक्रीज करेंगी। बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन, समझ में आ गया? और बेटा एक बात जरूर समझ लेना कि यहाँ पे आरएलबीपी लिखा है, तो बहुत सारे बच्चे ना आरएलबीपी को वेपर प्रेशर समझ लेते हैं। बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, ये अलग मतलब है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बेटा हम वेपर प्रेशर का भी आंसर सेम निकाल दें। हम टीएफ, मैंने डेल्टा टीएफ बात करी है, टीएफ के बारे में डिस्कशन नहीं किया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इन चीजों को रिलेट नहीं करना है। ठीक है, तो और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, जो टर्म मैंने लिखे हैं ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। ठीक है, यस, तो जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट होंगी। बिल्कुल क्लियर हो गया सभी को? फर्स्ट रूल इज क्लियर, सेकेंड पे चलते हैं।
तो फिर टीवी के साथ बच्चों अगर क्वेश्चन आता तो क्या किया जाए? टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टीवी, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बच्चों बात करता हूं मैं, वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन आए या फिर आपको फ्रीजिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखेंगे अपन लोग। तो बेटा ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों बिल्कुल क्लियर कट हो गया, ये तीन बातें आपको ध्यान देनी है। इन तीन बातों को ध्यान रखने से आपको 4 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आप समझ लो, मतलब आपको, मैं सीरियसली बोलता हूँ आपको ईमानदारी से, कि आप 5 सेकंड में ना इनका आंसर निकाल दोगे, 5 सेकंड के अंदर। अदरवाइज अगर आपने मिक्स करके बैठ गए ना, तो फिर गलती बहुत आराम से हो जाती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो 5 सेकंड में आप आंसर निकालने की बिल्कुल कोशिश कर सकते हो। तो बच्चों अपन पहले बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे अपन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, तो इसके लिए बच्चों मैंने कल बताया भी था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि भाई क्वेश्चन के अंदर अपन को 0.1 कैपिटल एम NaCl सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो बहुत सारे बच्चे 0.1 को पकड़ लेते हैं कि सर 0.1 पार्टिकल है, गलत बेटा। देखो यहाँ पे अगर आपको पार्टिकल्स निकालने हैं, यहाँ पे अगर आपको पार्टिकल्स निकालने हैं इस गिवन कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बेटा NaCl के पास स्मॉल एन समझ में आता है भाई, नंबर ऑफ कैटायंस एनाइंस जो है, एक सोडियम प्लस है एक Cl माइनस है, तो 2 हो गया, मल्टीप्लाइड किससे करना है बेटा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि भाई 0.1 आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखा है, बाकी बेटा एक कैटाइन से एक एनाइंस है, तो आपकी एन की वैल्यू बच्चों यहाँ से 2 हो जाएगी। अपन ने पहले भी डिफरेंट सॉल्ट के साथ बात करी थी, और बेटा मल्टीप्लाई 0.1, तो ये जो रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा 0.2, ये बच्चों होंगे आपके पार्टिकल्स। क्या समझ में आ रहा है? तो 0.1 कैपिटल एम NaCl में कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 0.2 होंगे। सभी को बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से बच्चों अपन ने बात करी थी 0.4 कैपिटल एम CaCl2, बेटा जरा मोलरिटी है 0.4 कैल्शियम क्लोराइड का, इसमें आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो बेटा जरा इसे आयोनाइज कर लो अपन, तो Ca+2 हो जाएगा, 2Cl-1 होगा। बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 2 क्लोराइड आयन है सर, एक कैल्शियम आयन है, तो 3 टोटल आयन्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म, तो 0.4 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो बच्चों ये जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ये आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बात क्लियर हो रही है? इसके बाद बच्चों मैंने बात करी थी बेटा, अगर क्वेश्चन में ग्लूकोज दे रखा है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला केस, ठीक है, 1 कैपिटल एम, किसी बच्चे ने भी डिस्कस किया था, 1 कैपिटल एम ग्लूकोज, तो बेटा तो ग्लूकोज तो डिसोशिएट होता ही नहीं है, तो इसके लिए बेटा क्या है, ये नॉर्मल कंपाउंड है। ग्लूकोज जो है ना, इस टाइप के कंपाउंड्स को अपने बोलते हैं नॉर्मल कंपाउंड, जो बच्चों डिसोशिएट नहीं होते हैं। तो नॉर्मल कंपाउंड का जो बच्चों, यहाँ पे आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो आपको जो वैल्यू है ना वो 1 लेनी है, यूनिटी 1 वैल्यू, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो 1, तो 1 into 1 कर देंगे अपन, तो बच्चों यहाँ से पता चल जाएगा कि 1 कैपिटल एम ग्लूकोज में कितने पार्टिकल्स, 1 इज द आंसर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। इसके बाद एक छोटा सा नोट लेते हैं और देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट। तो अब बेटा यहाँ से जो आयोटा के हम लोग जो यहाँ पे, सॉरी, हम लोग यहाँ पे जो आई के बारे में बात कर रहे थे, बॉन्ड फैक्टर के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको थोड़ा समझते हैं कि अगर बच्चों क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल कंपाउंड दे रखा है, तो उस केस में आई की वैल्यू बच्चों कितनी होगी नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए? 1। भाई नॉर्मल कंपाउंड्स का मतलब बच्चों क्या, जैसे बच्चों यूरिया, ग्लूकोज, थायोयूरिया, सुक्रोज हो गया, बेंजीन हो गया, एज वेल एज आपका ग्लाइकोल हो गया, वो सारे के सारे, ये बच्चों मैं वो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में नीट वगैरह में आपके पीएमटी के अंदर और मेंस के अंदर डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल सही से ध्यान रखनी है। सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? हाँ, जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट,
आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलने से बात नहीं बनती है, यहाँ पे कंपाउंड का नाम लिख के देता है। तो कंपाउंड का नाम लिख के देता है, तो जो नाम लिख के दिए हैं आज तक उसने, उसी को हम बता देते हैं बेटा। यूरिया के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ग्लूकोज के बारे में क्वेश्चन आया है, उसने थायो यूरिया के बारे में डिस्कशन किया है। ठीक है, डाटाबेस बच्चों में निकाल के लाता हूँ प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, काफी होमवर्क होता है मेरा। सुक्रोज हो गया, या फिर बच्चों आपका बेंजीन हो गया, या फिर आपका यहाँ से CH2OH, देन आपका यहाँ से CH2OH। तो ये कुछ पॉपुलर बच्चों कंपाउंड्स हैं, इनके बारे में आपको ये बात बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रखनी है कि इन सब के लिए आपकी जो आई की वैल्यू होगी पॉइंट ऑफ फैक्टर की, वो बच्चों कितनी होगी, 1 होगी। सभी के लिए कितना होगा, आई इक्वल टू 1। इसको स्टार कर लो, 5 स्टार। ठीक है, हम 5 स्टार देते हैं हर चीज को। 100 भी दिया था मैंने। चलो बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नहीं। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो चलो थोड़ा सा और यहाँ पे पार्टिकल्स के ऊपर बात कर लेते हैं अपन। जैसे बच्चों दिया क्वेश्चन में 0.2 कैपिटल M C6H5 COOH। एक बात बच्चों ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब भी न्यूमेरिकल्स आप न्यूमेरिकल्स के लिए जाओ ना, तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले ना, न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से टर्म यूज किए जाते हैं आपको वो अगर पता होंगे तो न्यूमेरिकल आपको बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल रसमलाई की तरह। सीरियसली बोल रहा हूँ। अदरवाइज क्या होगा कि न्यूमेरिकल आप खो जाओगे, भटक जाओगे कि करना क्या है, मेरे को क्या दिया है, करना क्या है। तो कोई एक दो फॉर्मूले लगाओगे और आंसर निकालने की कोशिश करो, गलत हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले ना उसकी प्रिपरेशन करी जाए तो बेटर है। तो अपन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, हम हमेशा यही करते हैं कि न्यूमेरिकल आने वाले होते हैं तो उसकी पहले प्रिपरेशन करते हैं। तो यही प्रिपरेशन है। ठीक है, छोटा छोटा डाटा, इस पे काम करना जरूरी है, बाद में क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, जैसे बच्चों यहाँ पे देखा बच्चों, इसने बेंजोइक एसिड दे दिया कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ, और इसने लिख के दिया है इन बेंजीन इन C6H6। इस तरीके से याद करो, सैटरडे को मैंने पढ़ाया था इसके ऊपर कि बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा है कि भाई बेंजीन जो है ना वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसका डाइपोल मोमेंट बच्चों 0 होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे C6H5COOH दे रखा है बेंजीन के साथ, और उसने पूछा है कि यहाँ पे आपका आई की वैल्यू क्या होगा। बताओ बच्चों क्या होना चाहिए आई की वैल्यू, जल्दी से बताओ। एडवांस लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्रैक्टिस कर सकते हो यही एडवांस के लिए, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को लिए। बताओ भाई आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो पहले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक बच्चे ने बन किया है, ओम ने, सुजल ने किया है 0.5। बेटा मैंने यहाँ पे आपसे आई नहीं पूछा, अभी मैंने पूछा है पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन निकाल रहे हैं बार बार सॉल्यूट के, है ना। तो बेंजीन तो आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है, बेंजीन तो आपका सॉल्वेंट है। ये जो बेंजोइक एसिड है ये क्या है बेटा, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट को इसने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं। तो डायरेक्ट उठा है कि भाई आपको मैं बता चुका हूं कि ये जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर बच्चों जो आपका बेंजोइक एसिड होता है, ये बच्चों डाइमर फेज में होता है। आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, किस में होता है, डाइमर में। अब डाइमर फेज में होता है तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, यहाँ पे गलती करेंगे वो। बेटा डाइमर फेज में है, अगर डाइमर फेज में है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म कितना है, 0.2। तो भाई डाइमर का आधा करना पड़ेगा, मतलब 1/2 करना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताओ सभी लोग। तो अभी ये बात बहुत ही क्लियर समझ लो बेटा, इससे इसको क्रॉस कर देना, 0.1 मिल जाएगा। यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 इज द राइट आंसर। कितने बच्चों को आंसर 0.1 आया था, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ से। बाकी आप 2 करोगे, 1 करोगे, 0.2 करोगे तो आपको -1 मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट, कोई डाउट नहीं है उसमें, सीधा आपको -1 तैयार हो जाएगा। हाँ बताओ कितने बच्चों ने भाई आंसर किया था। आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आपको बहुत सही ढंग से आ गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, चलो देखते हैं आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। जैसे बच्चों क्वेश्चन मैंने दिया 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH, NaCl कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। 10 ग्राम NaCl, ठीक है, एक्वस के साथ लिखा है इस तरीके से। तो इसमें बताना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलो बताओ बेटा आंसर क्या आना चाहिए।
ग्राम को अपन पहले चेंज करेंगे मोल्स में, तो बेटा आपको सबको आता है भाई, ग्राम गिवन है, मोल्स में चेंज करेंगे तो ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वो बच्चों आपको 58.5 मॉलिक्यूलर वेट। और बाकी बेटा यहाँ पे आपके जब इसे आयोनाइज करोगे तो एक आपको मिल जाएगा सोडियम प्लस, एक मिलेगा Cl माइनस। टोटल आयन से बच्चों यहाँ कितने मिल गए? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू आपकी ये निकल के आएगी। बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? यस, बिल्कुल आसान है। अपने मन से जबरदस्ती कुछ मत कर देना, फिर आप लोग जानना, जितना बता रहा हूं मैं उतना ध्यान से देते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब बेटा क्वेश्चन में उसने बोला है 10 ग्राम NaCl, जहां पे एल्फा की वैल्यू उसने 90% बोल दी, एल्फा इज 90%, है ना? तो उस केस में आपको बताना आई की वैल्यू क्या होगी, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। याद है बेटा एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला केस? यस। तो NaCl बच्चों डिसोसिएटिव होता है, आपको समझ में आता है? तो बच्चों ये डिसोसिएटिव किस में आता है? Na प्लस एक्वस में और Cl माइनस में आता है। तो जिसमें को डिसोसिएशन, जहां पे उसने अल्फा जो बोला, ये अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं है, ये बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। दो टर्म आपने मैंने पढ़ाए थे आपको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इक्विलिब्रियम बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट बताता है। इक्विलिब्रियम आप सिर्फ पढ़ते हो DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। यहाँ पे हम एसोसिएशन भी पढ़ते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे कि बेटा 2 आयंस आपको मिल गए, एज वेल एज उसने बोला कि भाई अल्फा की वैल्यू ना सर 90% है, तो आई की वैल्यू क्या निकलेगी? बताओ बेटा जल्दी से, क्या आंसर आना चाहिए? भाई पहले 10 ग्राम को ना मोल्स में चेंज कर लो आप, वो तो आता ही है, मोल्स में करना पड़ेगा। तो 10 डिवाइड बाई 58.5 मोल्स में चेंज कर लिया। अब मल्टीप्लाई कितने से किया जाए? क्या 0.9 से मल्टीप्लाई किया जाए? बताओ बच्चों। यस, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। अब इस 2 के साथ हमें बच्चों क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.9 का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात बच्चों कैसे कि यहाँ पे 2 तो आयंस हो गए आपके, ये आपको, बाकी इसका डिसोसिएशन 90% है, तो वो आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा अगर आपको आई की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, काफी एडवांस वगैरह हम लोगों ने बात कर लिया है। अब क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? ठीक है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किस कॉन्स्टिट्यूशन टर्म का होगा? इसमें पहला ऑप्शन है बेटा 0.1 कैपिटल M NaCl। सेकेंड ऑप्शन है 0.1 कैपिटल M कैल्शियम क्लोराइड। सी ऑप्शन है 0.1 कैपिटल M यूरिया सॉल्यूशन। और डी ऑप्शन है ऑल आर इक्वल। ऑल आर इक्वल प्रीवियस क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी डिस्कस अपन ने किया था कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन आपको याद होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। यस, तो वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना, TF जो था वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। बताओ भाई क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? उसने हाईएस्ट पूछा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट कब होगा? जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां पे सबसे कम हो जाए, है ना? समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल। अब देखो NaCl तो बेटा डिसोसिएट होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाले जाए सर इसके? NaCl के साथ 0.1 दे रखा है, तो आपको तो बिल्कुल सिंपल सा पता है कि 0.1 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा 2 के साथ, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले जाए तो बच्चों कैसे निकालेंगे अपन? 0.1 इंटू 3 करना पड़ेगा। 2 Cl माइनस है, 1 कैल्शियम प्लस है। यूरिया बचा डिसोसिएट होता नहीं, आपको पता है, तो इस केस में क्या होगा? 0.1 इंटू 1 होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। और लास्ट में लिखा बेटा ऑल आर इक्वल, तो इक्वल वाला केस तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो मैंने बच्चों बोला है कि भाई आपको फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट चाहिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों हाईएस्ट कब मिलेगा? जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहां पे सबसे कम हो जाए। तो सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे? सी ऑप्शन में। अरे बात समझ में आ रही है बेटा सभी को?
कोई डिसोसिएशन नहीं यहाँ पे, तो आपको रिजल्ट देखना है टोटल। तो आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सभी को समझ में आया सी ऑप्शन किस तरीके से करेक्ट हुआ? अरे आसान है बिल्कुल। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको हाईएस्ट बताना। मतलब बेटा वो बात करना चाह रहा है डेल्टा टीएफ के बारे में। आपको मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, मैंने लिख दिया, बाकी एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, मैंने लिख के दिया, आप समझो ध्यान से। पहला ऑप्शन बच्चों ने दे रखा है 0.2 कैपिटल एम इनिशियल। सेकेंड ऑप्शन 0.1 कैपिटल एम ACl3 दे दिया उसने इस तरीके से। सी ऑप्शन 0.2 कैपिटल एम K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एंड डी ऑप्शन इज ऑल आर इक्वल। बताओ बच्चों, मुझे लिखने से पहले आंसर आना चाहिए आप लोगों को। तो हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं कि भाई जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे डेल्टा TF भी इवन इंक्लूड था, वहां पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। अरे था कि नहीं था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो इसने बच्चों पूछा कि हाईएस्ट डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? तो हाईएस्ट बेटा डेल्टा TF की वैल्यू आपकी किस, जहां पे आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा कैसे निकलना है आप देख लो बेटा, मल्टीप्लीकेशन करना है आपको। अच्छा इसके सामने लिख सकते हैं कितना, 0.2 इंटू 2। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल आसान तरीके से। 0.1 इंटू 4 हो जाएगा, 3Cl माइनस मिलेंगे, एक पोटेशियम सॉरी एक आपको A+ आयन मिलेगा। A+ कुछ भी हो सकता है, कैटाइन है, ठीक है। बाकी बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 0.2 हो जाएगा, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, तो 3 आयंस मिलेंगे। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, जल्दी से बताओ आंसर क्या होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन किया है काफी बच्चों ने, बिल्कुल सही। कैलकुलेशन बेटा मल्टीप्लिकेशन इज 0.6, बिल्कुल आसान है यार। मतलब आप देख रहे होगे, बिलीव नहीं कर रहे होगे, तो भाई ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? तो भाई जहाँ पे डेल्टा TF, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, वहां पे डेल्टा TF की वैल्यू ज्यादा, तो वही तो उसने हाईएस्ट पॉइंट पूछा था। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे समझ में आया सभी को? बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा मैक्सिमम वेपर प्रेशर कहाँ होगा? मैक्सिमम वेपर प्रेशर। तो बेटा मैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ वेपर प्रेशर पूछ रहा हूँ। ये बात ध्यान रखो, मिक्स मत करना कुछ भी, है ना, अदरवाइज आप जानते हो। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर के लिए बेटा मैंने दिया कि मैक्सिमम वेपर प्रेशर कहाँ पे होगा। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, मैं ऑप्शन लिखूं और आपका आंसर सही आना चाहिए। 0.4 कैपिटल एम ग्लूकोज, 0.3 कैपिटल एम यूरिया, सी ऑप्शन इज 0.1 कैपिटल एम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, Al2SO4 थ्राइस, डी ऑप्शन इज ऑल इक्वल। बताओ बच्चों क्या ऑप्शन होगा? प्रॉपर्टीज होती, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं उनका एक ही रिलेशन है। क्या है कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर, भाई ये आपका वेपर प्रेशर है ना, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। आपका जो RLBP है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बट जो वेपर प्रेशर है वो कॉलिगेटिव नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत कर देना, ये बात भी ध्यान रखना। तो इसका बेटा रिलेशन क्या था वेपर प्रेशर के साथ, बताओ आप मुझे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यही था। बिल्कुल सही, सभी को बात समझ में आ रही है? तो बेटा इसने मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर वहां निकलेगी जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम हो। बस कैलकुलेशन करना आपका। देखो तो ये तो बेटा आसान है, ग्लूकोज वाले केस में क्या आप निकालोगे सर, पार्टिकल्स 0.4 इंटू बर्न कर देना, ठीक है। अच्छा यूरिया वाले केस में बेटा वही सीन होगा कि भाई 0.2 इंटू 1 करना पड़ेगा। बट Al2SO4 का बेटा क्या होगा, 0.1 इंटू 2 तो आपको मिलेंगे एल्यूमिनियम, और एक मिलेगा, एक के 3 सल्फेट मिलेंगे। ध्यान दो मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे कि आयनाइज करो इसे। क्या लिखेंगे इसे, 2Al+3 प्लस 3SO4 माइनस 2। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने आपको पहले पढ़ाया था, 2 एल्यूमिनियम 3 सल्फेट 5, तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 0.5। पहले वाली में अगर आपने देखा तो वैल्यू 0.4 आई, फिर 0.3 आई, फिर 0.5 आई। अब आपको क्या चाहिए, वैल्यू आपको पता चल गई है। अब
मैक्सिमम वेपर प्रेशर कहाँ पे होना चाहिए, जहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। तो सबसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कब कम कहाँ पे मिल रहे हैं, बस वो आंसर को टिक करना है। बताओ भाई जल्दी से कौन सा ऑप्शन है आप लोगों का, बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, करेक्ट। 4 मार्क्स सभी को मिलते हैं जिन्होंने बी ऑप्शन किया। आगे चलते हैं। देखो क्या मतलब हम लोग मजाक कर रहे हैं, सीरियसली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देता हूं मैं, मैक्सिमम डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। अब बताना मैक्सिमम डिप्रेशन या डिक्रीजमेंट इन वेपर प्रेशर, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब यहां से बच्चों बात कर रहे हैं कि भाई वेपर प्रेशर में जो डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो मतलब वो क्या बोला है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका मतलब तो यही है ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज होना। तो नाउ दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आंसर बताना। पहला ऑप्शन है बच्चों 0.2 कैपिटल एम CaCl2। सेकेंड ऑप्शन है 0.1 कैपिटल एम बेरियम सल्फेट। सी ऑप्शन है 0.3 कैपिटल एम सुक्रोज, सुक्रोज। और डी ऑप्शन है बेटा ऑल आर इक्वल। चलो बताओ भाई जल्दी से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। देखो अपन बेटा ना एक ही काम करेंगे, बिल्कुल आपको याद है कि सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स होती है। बहुत बहुत सही, क्लियर। अब बेटा पार्टिकल्स निकालना आपको मैंने सिखाई दिया, तो क्या करना है, अबे पता है ना बच्चे क्या करते हैं इसमें, वो फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। वो फॉर्मूला फॉर्मूला याद है RLBP का फॉर्मूला, फिर वहां से आते हैं फॉर्मूला लगाने बैठते हैं, कुछ इक्वेट करते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ मत करो, मैंने जो बता दिया बस वही करो, आंसर सही बैठेगा। चलो देखते हैं। तो पहले वाले केस में बेटा क्या होगा, 0.2 इंटू 3 है ना, आयंस देखो, एक कैल्शियम 2 क्लोराइड। सेकेंड वाले केस में 0.1 इंटू 2, एक बेरियम बाकी एक सल्फेट। लास्ट देखो लास्ट वाले केस में सुक्रोज तो डिसोसिएट होगा ही नहीं, तो वो आपका होगा 0.3 इंटू 1। ठीक है बस। तो आपने देखा पहले वाले केस में आंसर बच्चों कितना आएगा 0.6, सेकेंड वाले केस में कितना आएगा 0.2, लास्ट वाले केस में बच्चों कितना आएगा 0.3 आएगा। अपन को क्या देखना है कि बेटा यहाँ पे पूछा कि मैक्सिमम डिक्रीजमेंट इन वेपर प्रेशर, तो मैक्सिमम डिक्रीजमेंट इन वेपर प्रेशर मतलब आपका जो RLBP है ना, वो RLBP आपका उसने पूछा कि भाई मैक्सिमम डिक्रीजमेंट इन, वो जो वर्ड है ना उसको समझने की कोशिश करो। जो डिक्रीजमेंट इन वेपर प्रेशर है उसका मतलब वो RLBP के बारे में पूछ रहा है। तो मैक्सिमम RLBP की वैल्यू कहाँ पे होगी, बात समझ में आ रही है मेरी जो मैं पूछना चाह रहा हूँ बच्चों, अरे क्लियर हो रहा है। तो भाई पार्टिकल्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैक्सिमम बेटा आपकी कॉल्ड मैक्सिमम RLBP कहाँ पे होगा, जहां पे पार्टिकल्स की वैल्यू ज्यादा हो, और पार्टिकल्स की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा, तो वो इसका ऑप्शन होगा, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या सभी को समझ में आया, जिन बच्चों ने ओ ए ऑप्शन किया है वो बिल्कुल सही है, 4 मार्क्स मिलेंगे उनको। आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है, आपको अरेंज करना है। मैं आपको कुछ ना ऑप्शंस देता हूँ, कुछ कंपाउंड आपको देता हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन के साथ। सबसे पहले बताएं 0.1 कैपिटल एम ग्लूकोज, ग्लूकोज। इसके लिए बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मैंने पाई 1 दी। सेकेंड है 0.1 कैपिटल एम NaCl, इसके लिए बेटा मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आपको पाई 2 दे दी। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं 0.1 कैपिटल एम CaCl2, इसके लिए बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आपकी पाई 3 है। और लास्ट ऑप्शन है 0.1 कैपिटल एम बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसकी बेटा वैल्यू है पाई 4। और एक लाइन उसने और लिख के दी है कि जो बेंजोइक एसिड जो प्रेजेंट है, ये बच्चों प्रेजेंट है बेंजीन में, प्रेजेंट इन बेंजीन C6H6। अब आपको यहाँ पे ऑर्डर को अरेंज करना है और बताना है कि सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। आप ऑप्शन सिलेक्ट, ऑप्शन में आपको लिख के देता हूँ, चलो यहाँ पे पहला ऑप्शन है पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 ग्रेटर देन पाई 3 ग्रेटर देन पाई 4। ठीक है, सेकंड आप ध्यान से करना सॉल्व बेटा, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 3 पाई 2 एंड पाई 4 है ना, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है बेटा पाई 4 पाई 1 पाई 2 एंड पाई 3, और लास्ट ऑप्शन है पाई 3
देन बच्चों पाई 2, देन पाई 4, फिर आपका पाई 1। ये ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दशरथ का आंसर आ गया बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। रोहित का भी आ गया, ग्रेट जॉब, मजा आ गया भाई साहब। फोर्थ पता नहीं कैसे कर दिया। हाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, बहुत सही, मजा आ गया। तो देखो बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, डेफिनेटली सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल अमान, करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब मैं थोड़ा रिलेट कर देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। ऑस्मोटिक प्रेशर ना, इट इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया था पहले पॉइंट में ही। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बच्चों जहां पे ज्यादा होंगे, वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बस सिंपल सा रिलेट करना था अपन को। अब बेटा आपको ये तो निकालना आता है कि 0.1 × 1 होगा ग्लूकोज वाले केस में, NaCl वाले केस में क्या होगा, 0.2 × 2 होगा, CaCl2 वाले केस में 0.1 × 3 होगा। और लास्ट वाले केस याद है सबको? यहाँ गलती करोगे मुझे पता है, लेकिन मैं बता चुका हूँ। बेंजोइक एसिड है बेटा, डाइमर फेज में होगा। अगर डाइमर फेज में होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.1 के साथ। तो 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बताओ सभी लोग। अरे क्लियर हुआ सभी को? गलती यही करोगे जो मैंने गलती अभी नहीं करनी है आपको। तो थर्ड ऑप्शन जिन बच्चों का आया है, डेफिनेटली बच्चों 4 मार्क्स ले लें, ऐड कर लें आज के एग्जाम के अंदर। चलो आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अपन जितने ज्यादा करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन करना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा ना फिजिकल के अंदर। 0.2 कैपिटल है, K4FeCN6 अपना वही पुराना कंपाउंड है ना। नेक्स्ट बेटा इसके बाद यहाँ पे दे रखा है इज आइसोटोनिक विद, किसके साथ बच्चों ये आइसोटोनिक? ठीक है। अच्छा मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पहले भी कर चुका हूँ, थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। आप मेरा कोशिश करना एक बार, नहीं आएगा तो मैं बताने के लिए हूँ आपके साथ। Al2SO4 थ्राइस, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 0.2 कैपिटल M K2SO4, ठीक है, K2SO4। एंड सी ऑप्शन इज 0.1 कैपिटल M अपना टेबल सॉल्ट है ना, नमक, NaCl। और डी ऑप्शन है बेटा 0.5 कैपिटल M यूरिया। चलो भाई, क्या आपका सीक्वेंस होगा, क्या आंसर बनना चाहिए, सही ऑप्शन कौन सा होगा? बताओ भाई। सी ऑप्शन कितने बच्चों का आया? सी ऑप्शन, कोशिश करो फिर बताओ सही से, ईमानदारी से। बेटा इसने आइसोटोनिक बोला है। अब आइसोटोनिक के बारे में तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ाया मैंने आपको कि वैल्यूज बेटा लगभग क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए ना। अरे भाई बताओ, आइसोटोनिक अपन ने पढ़ा है ना। तो चलो आप यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब भाई पाई पे ही चलना पड़ेगा और पाई के बेस पे ही निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर। ऊपर वाले केस में बच्चों क्या होगा, 0.2 × पार्टिकल्स निकालने अपन। तो बेटा यहाँ पे कितना मिलेगा देखो, आयनाइज करो सर, मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा। वो टेबल बताई थी, टेबल उस टेबल के अंदर था ये। 4 के प्लस मिलेगा और यहाँ से बच्चों कॉम्प्लेक्स एनायन मिलेगा, FeCN6 होल चार्जेस -4। बेटा मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? भाई पोटेशियम बेटा कैटाइंस कितना है? भाई कैटाइंस तो 1 है बट आपका 4 है, 4 लिखा है ना सामने, तो टोटल चार्ज बच्चों +4 होगा, इसलिए मैंने -4 इधर लगा दिया। तो बेटा एनाइन 1 है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनायन, है ना। जो बच्चे CBH के हैं उनको मैं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। अभी आप इसको 1 मानो, तो एक कॉम्प्लेक्स एनायन है, 4 कटाइन है, 5 हो जाएगा, तो 0.2 × 5। बस यही आपको निकालना है, इसके साथ चेक करना। आपको ये भी पता है कि सर आइसोटोनिक जो वर्ड है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेट किया जाता है, बिल्कुल सही है ना। अब बेटा इसको जरा सॉल्व कर लो, तो यहाँ से इसकी वैल्यू बेटा कितने जाएगी, 1.0। बस 1.0 खोजना है। यहाँ कितना होगा पहले वाले केस में, 0.1 × 5 हो जाएगा सर। ये तो नहीं आया है ना बन के, ये कितना आएगा निकालो, 0.2 × 2 पोटेशियम 1 सल्फेट मतलब 3, 0.6 नहीं। नेक्स्ट बेटा क्या है, 0.5 × NaCl 1 पोटेशियम 1 क्लोराइड मतलब 2। आ गया बेटा, बिल्कुल सही, मिल गया। और मिलते आपका 0 आपका 1 से मैच किया। लास्ट में बेटा यूरिया दे रखा है, तो यूरिया का बेटा 1 होगा, तो 0.1 0.5 × 1, तो ये तो आपका 0.5 रहा। तो दैट्स बेटा आपका सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। समझ में आया? क्लियर सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन लेते हैं फिर से। 10%
वेट बाई वॉल्यूम यूरिया, ठीक है। सेकेंड मैंने दिया है यहाँ पे 10% वेट बाई वॉल्यूम ग्लूकोज। तीसरा थर्ड लिखा मैंने 10% वेट बाई वॉल्यूम, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखा मैंने बेटा सुक्रोज, सुक्रोज। और इनके लिए बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर में डिफाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा पाई 1, सेकेंड के लिए आपकी पाई 2 ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड के लिए आपका पाई 3 ऑस्मोटिक प्रेशर। प्लीज बच्चों आपको अरेंज करना है ऑर्डर, इनका ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, आपको जैसा ठीक बैठता है आप इंक्रीजिंग कर लो, डिक्रीजिंग। चलो मैं डिक्रीजिंग लिख देता हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3, इनका बच्चों करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग में। सॉल्व करो जल्दी से। यस, तो कैसे करना है बेटा, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म में तो बहुत सारे बच्चे पता क्या सोचते हैं, वो दिमाग लगाते हैं अच्छे से। वो ये कहते हैं कि सर ये यूरिया है ना, ये डिसोशिएट नहीं होगा, सर ग्लूकोज डिसोशिएट नहीं होगा, सुक्रोज डिसोशिएट नहीं होगा, सर कॉन्सेंट्रेशन 10 है, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 1 10, या 0.1 0.1 इंटू 1 0.1, सबका सर 0.0.0.1 आ रहा है। इसका मतलब सब ना ये सर बिल्कुल आपके बराबर होंगे। तो बहुत सारे बच्चे ना इतनी जल्दबाजी करते हैं, तो पाई 1, पाई 2 और पाई 3 तीनों को बराबर टिक करते हैं, जो पहला ऑप्शन होता है। और पहला ऑप्शन टिक करने के बाद ना बिल्कुल सतर्क हो जाते हैं, भाई अब तो मजा आ गया भाई साहब, 4 नंबर मिल गए मेरे को। लेकिन ये नहीं पता बेटा कि आपको -1 मिल गया है, आप तो खुश हो गए ना, गलत कर दिया आपने। बच्चों प्लीज ध्यान से समझो कि भाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो रिलेशन होता है ना, यहाँ पे उसने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना, वो मोलरिटी में नहीं है, ये वेट बाई वॉल्यूम में दे रखा है उसने। तो इसका मतलब बेटा जो पाई होता है ना, वो पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, आपने पढ़ा है। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई, रियल फॉर्मूला तो यही है ना, करेक्शन करने के बाद पाई इक्वल टू आई इंटू सी आर टी पूरा लिख लो। तो यहाँ से आपको पता है कि बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जो आपका सी है कॉन्सेंट, जिसको अपन मोलरिटी बोलते हैं, तो बेटा ये क्या होता है, मोल्स डिवाइड बाई लीटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अरे यही तो होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी बच्चों को? तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पाई 1 होगा ना, वो हम रिलेट करेंगे 10 डिवाइड बाई किसके साथ, भाई जो मॉलिक्यूलर वेट है ना उसको यूज करना पड़ेगा ना अपन को। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यूरिया कितना होता है 60, 10 डिवाइड बाई 60, भाई वेट बाई वॉल्यूम है ना। लेकिन हमें तो बच्चों रिलेट कैसे करना होगा, भाई जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो 10 आपको जो दे रखा है, उसका बेसिक मतलब मेरे को बताओ। 10% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या है कि भाई 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन सॉल्वेंट कितना 100। मैंने बोला था ना परसेंटेज आएगा तो लीटर मत यूज करना। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब वेट क्या है 10 ग्राम, फिर से सुन लो 10 ग्राम यूरिया, वेट ऊपर दे रखा है ना, तो 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट बच्चों आपको पता पानी ही होगा यहाँ पे। सेकंड वाले केस में भी यही होगा कि 10 ग्राम यूरिया, भाई वेट ऊपर, अगर वॉल्यूम होता ना वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो बोलते 10 ml वॉल्यूम। समझ में आया? ग्लूकोज का प्रेजेंट किसमें 100 ml सॉल्वेंट के साथ। मेरी पूरी बात समझ में आ रही है? सेम बच्चों सुक्रोज के लिए डिफाइन होता है। तो मेरे को ना ग्राम पता चल रहे हैं, उसका भी 10 है, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। तो अपन ना इसको रिलेट करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म की हेल्प ले लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की अपन जैसे हेल्प लेंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है आपका मोल्स डिवाइड बाई लीटर। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को मोल्स चाहिए। लीटर तो हर जगह बन हो जाएगा, मेरे को मोल्स चाहिए। तो ग्राम से मोल्स निकाल सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 60 पाई 1 की वैल्यू डिफाइन करेगा। सेकंड, अच्छा अब एक ये भी समझ लो बेटा, इनका डिसोसिएशन, पार्टिकल्स निकालना है इनटू 1 का मल्टीप्लिकेशन। सेकंड वाले केस में क्या होगा, पाई 2 वाले केस में पाई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 10 डिवाइड बाई ग्लूकोज का 180 मोल्स मल्टीप्लाइड बाई, वो तो 1 होगा हर जगह। और तीसरे केस में बच्चों बात करेंगे तो पाई 3 जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो तो बिल्कुल इजी आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 342 और मल्टीप्लाइड बाई 1। इसको सिंपल से बेटा सॉल्व करना है और आंसर आपको बता देना। भाई आपको पता है पी बाई क्यू, जो क्यू दे रखा है 342 बड़ा नंबर है। भाई जो पी है ना ऊपर वाला जो टर्म, उस सब में 10 10 10 है। तो आपने ये पढ़ा होगा ना बचपन में, 6वीं 7वीं क्लास के अंदर, 8वीं क्लास में, कि नीचे वाला नंबर बड़ा होता जाता है तो वैल्यू क्या छोटी होती जाती है, ये तो पढ़ा ही होगा ना। यस, तो सही आंसर क्या आना चाहिए? तो बेटा ऑर्डर इसका होगा कि भाई पाई 1 जो होगा वो सबसे अधिक हो जाएगा, देन आपका पाई 2 हो जाएगा, देन आपका पाई 3 आ जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, क्लियर हुआ? तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, सभी क्लियर हुआ किस तरीके से अपन को सॉल्व करना है?
बहुत सही, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H5COOH by using colligative property method if as solvent C6H6 is used, then option A ऑप्शन है 122, बी ऑप्शन है 244, सी ऑप्शन है प्रीवियस क्वेश्चन है 2 into 244, डी ऑप्शन है 122 डिवाइड बाई 2, 122 डिवाइड बाई 2। ये चार ऑप्शंस बेटा मैंने दिए हैं, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजोइक एसिड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड इफ एज सॉल्वेंट ऑफ C6H6 इज यूज्ड। समझ में आ गया, दिमाग में बैठ गया? जो मैंने लाइन पहले बताई थी वैसे ही क्वेश्चन तुमको पूछा है ना एग्जामिनर से, बेटा प्रीवियस क्वेश्चन है ये। तो आपको बेसिक सा आपको फॉर्मूला तो इसका रिलेशन पता है कि बेटा ये ना डाइमर फेज में होगा, तो C6H5COOH, बेटा बात समझ में आ रही है सभी? इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन C6H6, तो यहां से बच्चों ये मिलेगा आपको। देखो ये इसके कितने हैं, 2 आपके हैं, तो डाइमर बना लो। इसका C6H5 लिखने का तरीका यही था, COOH यहाँ पे ट्वाइस कर दो, हो गया डाइमर, 2 लगा दो यार डाइमर। अच्छा, अब ऐसा तो बेटा कहीं इसने दे नहीं रखा है कि भाई अल्फा वगैरह कितना है। अब क्वेश्चन में कहीं अल्फा तो दिया ही नहीं ना भाई, उसने पूछा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया था कि क्या करो, आई अल्फा इक्वल टू आई अल्फा। अरे याद है बेटा, मैंने पढ़ाया था ना आपको इस तरीके से, आई अल्फा इक्वल टू आई अल्फा। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है मेरी बनाई हुई कि आई अल्फा इक्वल टू आई अल्फा फॉलो कर लो सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और क्वेश्चन के अंदर बेटा अल्फा कहीं दे नहीं रखा है, ये एसोसिएशन वाला केस है। अरे कौन सा है, एसोसिएशन वाला केस है ना। तो बेटा यहाँ पे अल्फा नहीं दे रखा है, तो इस केस में मान लो कि बेटा जो अल्फा है ना वो 100% है। अगर नहीं दिया है तो 100%, अगर दिया है तो फिर उसको यूज करना पड़ेगा। चलो, तो आई अल्फा बेटा यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या, आई अल्फा हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि भाई थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, याद करो फॉर्मूला, डिवाइड बाई एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, क्लियर, इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा जो रिजल्ट निकल के आता है इक्विलिब्रियम पे, तो 1 माइनस अल्फा इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो क्या होता है, अल्फा डिवाइड बाई एन होता है। तो ये तो पढ़ाया था आपको मैंने, सभी को याद है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, नहीं तो पता है क्या करना पड़ता है, पहले ये अल्फा अलग से निकालो, फिर उसकी वैल्यू वहां से उठा के दूसरे फॉर्मूले में पुट करो, फिर देन उसको सॉल्व करो, दिक्कत होगी आपको, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी वैल्यू उसको उधर रखो, जितना ज्यादा आप एक्स्ट्रा कुछ वर्क करोगे आपको दिक्कत होगी। सीरियसली आपको एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक बार में याद करो, मैंने जब आपको पढ़ाया था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराई, फेडरल लॉ पे मैंने कितने न्यूमेरिकल्स कराए, सिर्फ एक ही फॉर्मूले पे, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फैराडे। ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पे मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए थे, और सारे क्वेश्चन हो भी जाते हैं उससे बिल्कुल आसान तरीके से। तो सेम इसी ट्रेंड को फॉलो करो, ज्यादा चक्कर मत पड़ो। तो बेटा यहाँ से फटाफट सॉल्व करते हैं कि भाई थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट की बच्चों वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ मेरे को। 122 हो जाएगी भाई, बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं ना, तो थ्योरेटिकल की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, 122 डिवाइड बाई जो निकालना है उसको नीचे x ले लो, इक्वल टू इधर कितना होगा, अल्फा बच्चों कितना 100% बोल दिया है ना, तो इसको 1 लेना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1, फिर प्लस में अल्फा डिवाइड बाई एन लिखोगे ना, तो वो तो आपका 1/2 हो जाएगा। अल्फा यहाँ पे 1 लिख लो, 1, और एन की वैल्यू बेटा क्या है, डायमर बनाएगा, डायमर का मतलब एन की वैल्यू आपकी 2 हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बस इतना सॉल्व करना है। तो 122 डिवाइड बाई कैपिटल एम, मतलब वो एक्स निकालना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। जल्दी से आंसर निकालो कितना आएगा, 1 क्या आंसर आया, 244। 244 जिन बच्चों का आंसर आ गया है मतलब वो ऑप्शन सही है बिल्कुल बेटा, 4 मार्क्स आपको मिल। आप ईमानदारी से देखना, जितना बड़ा क्वेश्चन था उसने कम लाइन में ही आपने आंसर निकाल दिया। ईमानदारी से बताओ, जितना आपका बड़ा लाइन का क्वेश्चंस लिखा होता है ना, उससे कम लाइन में ही आपको आंसर निकालना है, वो निकाल दिया आपने कम टाइम लेके, हो गया बेटा, 4 मार्क्स मिल गए, खत्म कहानी।
सभी को समझ में आया? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं। चलो, आंसर आया सभी का? गुड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने किए थे उसमें ही थोड़ा सा एक दो मैं कॉन्सेप्ट और यूज करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको और देता हूँ न्यूमेरिकल्स के लिए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे। ए पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, इसको लेके मैं पहले कि बच्चों यहाँ पे भाई जो आपका डेल्टा टीवी अपन ने पढ़ा था वो था आपका आई इंटू के बी इंटू स्मॉल एम, यही था। बताओ सभी लोग, यहाँ पे बेटा के बी, यहाँ पे डेल्टा टीवी क्या था? वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जब हम आई अल्फा के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, जरा रेट करो। अभी पढ़ चुके हैं हम लोग एन अल्फा, डिसोसिएशन वाला केस। जब एसोसिएशन वाले केस की बच्चों बात करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा डिवाइड बाई एन। प्लीज बच्चों ये दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने हैं, आपको 4 मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे यहीं से, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, बाकी केबी बच्चों क्या होता है, वो होता है मोलर एलिस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है? और जहां पे बच्चों क्वेश्चन में केबी फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत जगह यूज करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम सॉल्यूशन बच्चों एक्वस ही लिए जाते हैं 99.9%। तो उस केस में आपकी वाटर के लिए जो केबी की वैल्यू 0.51, बहुत जगह 0.52 भी यूज करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है? वो आपको ध्यान रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है बच्चों, सभी समझ में आया? यस। बाकी आपका यूनिट क्या होगा, केबी के साथ केबी ये रहा, तो डेल्टा टीबी के नीचे एम को डाल दो, तो नीचे क्या बेटा क्या हो जाएगा, मतलब इधर आपको केल्विन हो जाएगा, ये केल्विन हो जाएगा और ये मोलरिटी इनवर्स हो जाएगा, होगा ना यूनिट भी। भाई केबी निकालना है तो डेल्टा टीबी के नीचे एम को डाल दो इधर, डिवाइड बाई, तो डेल्टा टीबी बेटा क्या, केल्विन डिवाइड बाई आपका आपका मोलरिटी इनवर्स। समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, बाकी बच्चों यहाँ पे जो मोलरिटी है, मोलरिटी वो हम कैसे निकालते हैं, ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर सॉल्यूट होता है ना, और मल्टीप्लाइड बच्चों क्या होता है, केजी, और केजी मतलब ये सॉल्वेंट। ये पहले वाली जो बात है ना वो सब रिलेट कर रहा हूं मैं, अभी आप क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। सभी को बात समझ में आ रही है? अच्छा, बाकी बच्चों आपको ये भी पता है कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो बच्चों कितना होता है, वाटर मॉलिक्यूल का 100 डिग्री सेल्सियस। ये सारी बातें पता होना चाहिए। भी करूंगे क्वेश्चन तो आपको वहां पे देखो बिल्कुल ये लगाना है। अच्छा, दूसरी बच्चों बात करें डेल्टा टीबी, तो अगर बेटा मैंने बोला कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू ना 2 डिग्री सेल्सियस आ रही है, तो भाई केल्विन क्या होगा, कितना केल्विन होगा बताओ? डेल्टा टीबी की वैल्यू आपकी 2 डिग्री सेल्सियस आ रही है, तो बताओ केल्विन में आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ मेरे को। यस, केल्विन का आंसर क्या होगा? 275। बेटा डेल्टा टीबी है, एलिवेट, मैं जो बोलता हूँ आप वो नहीं समझते हो, आप सीधा कर देते हो, सीधा एडिशन उठा के कर दोगे। अरे भाई मैंने सीधा सा आपसे पूछा है कि भाई डेल्टा टीबी जो चेंज है, जो एलिवेशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो आया वो आपका 2 डिग्री सेल्सियस का आया। तो चेंज अगर मैं केल्विन में निकाल, डिग्री सेल्सियस में निकाल रहा हूं तो 2 आ रहा ना, तो केल्विन निकालूंगा तो वो भी तो 2 ही आएगा ना। अरे आवाज समझ में आ रही है क्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आगे चलते हैं अपन। यस, तो देखो बेटा, तो ना ये 2 का तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर डेल्टा टी भी ना 2 डिग्री सेल्सियस तो 2 केल्विन कैसे? सर केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन बहुत ऐसा होता है वैसा होता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो डिफरेंस बात कर, ठीक है? सभी को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ऐसे मैं टीवी डैश की वैल्यू पूछूं तो टीवी डैश कितना होगा बताओ भाई? टीवी डैश 100 + 2 मतलब 102 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं यहाँ पे केल्विन के साथ रिलेट करूं इसे, ठीक है, तो कितना होगा वो 102 + 273। अब ये बात समझ में आ रही है? अरे बताओ बेटा सभी लोग, ये छोटी छोटी बातें हैं बट बड़ी बातें हैं, डिफरेंस क्रिएट करेंगी। चलो यहाँ तक बात क्लियर हुई सभी को? हाँ वो ऐड करते हैं ना, सेकेंड पॉइंट लेते हैं। डेल्टा टीएफ क्या होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोलिटी होता है, सभी को पता है। अच्छा, अगर बच्चों यहाँ पे एसोसिएशन वाली बात याद की जाए तो फिर अपन को कैसे फॉलो करना है, वही फॉर्मूला तो आपको पता है एसोसिएशन वाला, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा डिवाइड बाई एन, वो आप फॉलो करोगे बिल्कुल। इसके बाद बच्चों के एफ क्या है, वो आपका है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर बच्चों के एफ की वैल्यू ना बहुत बार वाटर मॉलिक्यूल्स की दी जाती है, कहीं कहीं नहीं भी दी जाती है,
तो आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में दे रखा है कितनी वैल्यू होती है 1.86 केल्विन मोलैरिटी इनवर्स, यही होगा ना। प्लीज बच्चों ध्यान रखना, केएफ और केबी की जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू प्लीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इसको एम लिख लो, एम का मतलब मेमोराइज, आपको दिक्कत नहीं हुई कोई, समझ में आया सभी को? क्लियर। अब मैं बच्चों सपोज यहाँ पे बोलूं कि भाई टीएफ की जो वैल्यू है ना सर, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट जनरली यूज करते हैं 99.9% केस में 2 डिग्री सेल्सियस है टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब बच्चों मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है, डेल्टा टीएफ अगर आपका 1.2 डिग्री सेल्सियस है तो भाई केल्विन क्या होगा? भाई ये चेंज है, ये आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो केल्विन के अंदर भी वैल्यू बेटो वही होगी 2.1 केल्विन, वो डिफरेंस है ना, वो तो बराबर ही होगा। अच्छा, अब बच्चों यहां से अगर वो टीएफ पूछता है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछता है, तो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करोगे तो बेटा निकल के आ जाएगी माइनस में 1.2 डिग्री सेल्सियस। एक कैलकुलेशन में यूज करेंगे हम लोग सीधा। और फिर बच्चों अगर मैं यहाँ पे टी एफ डैश निकालू तो टी एफ डैश क्या आ जाएगा बताओ मेरे? माइनस में 1 केल्विन के अंदर निकालो, माइनस 1.2 जो मिला है उसमें बच्चों ऐड कर दो 273 को, तो ये वैल्यू बच्चों केल्विन को रिप्रेजेंट करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? नहीं तो चले बेटा क्वेश्चंस की तरफ। बिल्कुल, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ 6 ग्राम यूरिया 6 ग्राम यूरिया is present in 100 gram H2O, then calculate TB and TF and TB कैलकुलेट करना है ऑफ सॉल्यूशन। जहां पे केवी की वैल्यू बच्चों उसने दे रखी है 0.5 एज वेल एज TF की वैल्यू है 1.86, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क लगा लो, सॉल्व करो इसको। क्या होगा? TF और TB की वैल्यू आपसे पूछी है क्वेश्चन के अंदर बच्चों। 6 ग्राम यूरिया आपको दे रखा है, 100 ग्राम सॉल्वेंट आपको दे रखा है, बाकी TF और TB की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा ए, पहले ए पॉइंट में बात कर लेते हैं। तो TB इज इक्वल टू क्या लिखें अपन बताओ? TB इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? TB निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डेल्टा TB के रिलेशन को लेना पड़ेगा। तो डेल्टा TB का रिलेशन बच्चों क्या कहता है भाई? उसमें TB आता है ना, इसलिए तो डेल्टा TB का रिलेशन बच्चों ये कहते हैं कि भाई आई इंटू जो आपका करेक्शन था, आई इंटू केबी इंटू स्मॉल एम कर लो सीधा, कोई दिक्कत नहीं। आई की वैल्यू बेटा क्या होता है यूरिया के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 1, हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले भी। एस केबी बच्चों कितना होगा यहाँ पे? केबी क्वेश्चन में दे रखा है 0.5। मोलैरिटी निकालना आता है सभी को? मोलैरिटी क्या? ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये टर्म सॉल्यूट के लिए होगा, मल्टीप्लाइड इनटू केजी सॉल्वेंट का, बस 1 इंटू 0.5 0.5। ग्राम कितना दे रखा है बेटा? 6 ग्राम यूरिया सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना? मॉलिक्यूलर वेट यूरिया कितना? 60 हो जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे 100 ग्राम दे रखा है, सॉल्वेंट का ग्राम दे रखा है, तो ऊपर बच्चों कितना केजी में करना पड़ेगा? तो 1000 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये मेरी बात सभी को समझ में आई? अब कैलकुलेशन करो बेटा, 0 को कैंसिल कर दो, इस 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो बेटा डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी आई? 0.5। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.5 आ गई, तो यहाँ से टीबी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे बताओ भाई, 0, आप मेरी बात को इतनी समझ पा रहे हो कि जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डेल्टा टीबी की जो बच्चों वैल्यू यहाँ पे चाहे केल्विन में लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखो, कोई दिक्कत किसी बच्चों को तो बता दो मेरे को भाई, ये चेंज है तो चेंज तो बच्चों बराबर ही होता है ना। अरे चेंज तो बराबर होता है ना। बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, यहाँ जाके फंस जाते हैं बुरी तरीके से। 0.5 जो डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.5 है, चाहे केल्विन लिखो चाहे डिग्री सेल्सियस लिखो, आंसर तो करेक्ट ही होगा। लेकिन उसने बच्चों क्वेश्चन जो पूछा है कि भाई जो टीबी है ना उसकी वैल्यू बताओ मुझे। बात आया तक क्लियर? यस, देखो ध्यान से। तो यहां से बच्चों में लिख सकता हूं टीबी डैश इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब आ जाएगा ये 100.5 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टीबी डैश। अगर केल्विन के साथ अगर बात करेंगे तो फिर आपका टीबी डैश आप लिख सकते हो कि जो 100.5 प्लस ऐड कर दो आप 273, इसको ऐड कर दो, तो यहां से बच्चों मिल जाएगा आपको केल्विन के अंदर आंसर।
क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर। 100.5 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल से आंसर। तो देखो बेटा, टीबी डिग्री सेल्सियस डिग्री केल्विन में अलग अलग वैल्यू है। डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू आई है उसमें 2733 जोड़ दोगे तो आपकी केल्विन में आंसर होगा, लेकिन जो डेल्टा टीबी होगा वो दोनों वैल्यू सेम होते हैं, बिकॉज वो डिफरेंस है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आप टीबी निकाल लिया, अब आप टीएफ निकालो। निकालो जल्दी से, टीएफ क्या होगा इसी सेम क्वेश्चन के लिए। निकालो बच्चों। चलो, तो यहां से आपने टीएफ निकालना बेटा, टीएफ निकालना आसान है। टीएफ के लिए वो डेल्टा टीएफ वाला फॉलो कर लो जो अभी अपन ने पूरा सॉल्व किया। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी। आई की वैल्यू बच्चों वही 1, डिसोसिएट तो होगा नहीं। के एफ कितना 1.86 क्वेश्चन में दे ही रखा है। मोलेलिटी लिखना आपको, तो मोलेलिटी बेटा कितनी होगी बताओ। मोलेलिटी वैसे अपन ने अभी सॉल्व भी करी थी, तो देखा था ना 1 आ गया था, कोई 6 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60 इंटू 100 आया था, तो 1 आ गया था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से डेल्टा टी एफ की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई बताओ मेरे को। 1.86 डिग्री सेल्सियस लिखो या फिर बच्चों केल्विन लिखो, दोनों ही बातें आपकी बिल्कुल सही है। क्लियर? अब आपको टी एफ डैश वगैरह निकालना है, तो कैसे निकालना है? टी एफ डैश तो नया नया आएगा, तो हर जीरो में से माइनस करना है। मैंने अभी निकालना सिखाया था आपको स्टार्टिंग में। 0.86 है ना, इसको माइनस कर दो, तो यहाँ से आपको टी एफ डैश की वैल्यू उठा माइनस में 1.86 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। और केल्विन में पूछना है तो इसमें जोड़ देना बस वो वैल्यू। हाँ, केल्विन में पूछना है तो इसमें 273 को जोड़ देना है इस वैल्यू में, माइनस 1 पॉइंट जो आ रहा है 8 उसमें आप 273 को जोड़ दो, तो वैल्यू वो आ जाएगी केल्विन के अंदर। अब समझ में आया सभी को? आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.1 कैपिटल एम NaCl सॉल्यूशन, जहां पे अल्फा की वैल्यू बच्चों है 90% और उसके साथ के भी दे रखा है 0.5। सॉल्व करो बच्चों, क्या आंसर होगा? सॉल्व इट। क्वेश्चन में है कि आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना है, 0.1 कैपिटल है, मोलेलिटी दे रखा है NaCl का, अल्फा उसमें आपका 90% दे रखा है, केबी की वैल्यू आपको ये दे रखी है। क्या आंसर होगा? चलो देखते हैं आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन ना बिल्कुल आसान सा है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। आप ना सीधा डेल्टा टीवी को फॉलो करोगे, मुझे समझ में आएगा। आई इंटू के बी इंटू मोलेलिटी फॉलो करोगे आप, बहुत सही। इज इक्वल टू आई बच्चों क्या होगा NaCl के लिए, वो तो आपको पता है ना, NaCl के लिए आई, आई अल्फा। भाई NaCl तो बच्चों डिसोशिएट करेगा, टूटेगा, तो आपको आई डिसोसिएशन फॉलो करना पड़ेगा। आई डिसोसिएशन की बच्चों वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1 माइनस अल्फा प्लस कितना, एन अल्फा होता है, एन कितना होगा यहाँ पे 2 होगा ना, Na प्लस Cl माइनस 2 अल्फा सीधा। अरे मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? के बी इंटू स्मॉल एन, बस इन दोनों को सॉल्व कर लो, अल्फा अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। आ गया ना 1 प्लस अल्फा? कोई दिक्कत आता किसी बच्चे को? फिर बच्चों क्या होगा इसके बाद, 1 प्लस अल्फा के बाद केबी कितना है 0.5, मोलेलिटी की वैल्यू कितनी है 0.1। नहीं यार, मोलेलिटी 0.1 नहीं है, वो आपको मोलेलिटी दे रखी है, बट क्वेश्चन के अंदर मोलेलिटी और मोलेलिटी क्या यहाँ पे बराबर होगी, ये भी समझने वाली बात है। बताओ बच्चों, करो इसको सॉल्व करो जरा। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि मोलेलिटी क्या 0.1 लेनी पड़ेगी या मोलेलिटी कैसे निकाली जाए? बिल्कुल सही। वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है तो फिर उस केस में आपने देखा कि भाई जो अल्फा की वैल्यू है ना, ये समझो कि अल्फा कितना है 0 जी, अल्फा कितना आएगा, आप अल्फा निकालोगे तो सर यहाँ से होगा 0.9, वो तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है,
बाकी उसके बाद अल्फा के बाद आप देखो 0.9 हो गया, वो क्लियर है। अच्छा मोलेलिटी बच्चों यहाँ पे कितनी होगी भाई, मोलेलिटी और मोलेलिटी इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो तो बच्चों आपके बराबर, तो मतलब यहाँ पे उसकी वैल्यू 0.1 आपकी रहेगी, किसकी, मोलेलिटी वाली, बिल्कुल 0.1 ही फॉलो करनी है। सभी को समझ में आ रहा है यहाँ तक, क्लियर? 0.1 अब मल्टीप्लाई कर लो वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके। हाँ तो अब यहां से क्या होगा, अल्फा कितना है 0.9 प्लस 1 कर दो तो 1.9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 0.5, मल्टीप्लाई कर लो 0.1, रेस्ट को सॉल्व करो, निकालो बच्चों आंसर कितना आएगा। ये वैल्यू आपकी पूरा मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका डेल्टा टी भी आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा है उसने, टीबी पूछा है, तो फिर टीवी कैसे निकलेगा, तो टीवी निकालने के लिए ना आपको 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है ना, उधर चलना पड़ेगा। तो फिर आपका टीबी डैश जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस में प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा डेल्टा टीबी, बट ये भी डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, तो आपको इस तरीके से फॉलो करो। समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियर, इस तरीके से। बाकी कैलोरी निकालना होगा तो 273 को बाद में जोड़ देना, हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल NaCl aqueous will be, है ना, क्या होगा। चलो सॉल्व करो इसको, बताओ इसका आंसर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ए ऑप्शन है माइनस में 0.186 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड ऑप्शन है माइनस में 1.86 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है माइनस में 0.732 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन है माइनस में 3.72 डिग्री सेल्सियस। ये आपको चार ऑप्शन उसने दे रखे हैं, ठीक है, इसको लिख लो आप होमवर्क पर, ट्राई करना। क्वेश्चन आसान है, हो जाएगा। सी ऑप्शन कुछ बच्चों ने टिक भी किया है, यस सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन बच्चों ने किया सी ऑप्शन बिल्कुल सही किया है। क्वेश्चन के अंदर बेटा आपको देखो अल्फा नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है मतलब आपको 100% लेना पड़ेगा। मेरी बात सभी तक क्लियर है, आपको 100% आपको लेना पड़ेगा अल्फा की वैल्यू, ठीक है। बिकॉज फॉर्मूला लगाओगे आप तो अल्फा तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 100%। बाकी आप यहाँ पे आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एन, आप एक बार चेक करना, यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी एन हो जाएगी, अल्फा 100% है ना। अल्फा जब 100% होता है तो डिसोसिएशन वाले केस में आई की वैल्यू एन के बराबर थी ना, हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल। तो फिर आप सीधा फॉलो करो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एम। आई की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी सीधी, भाई जितना एन होगा वही आई होगा, मैं बताया ना अल्फा 100% है। अगर अल्फा 100% नहीं होता तो फिर आपको लिखना पड़ता वो पूरा फॉर्मूला जो छोटा सा होता है, आपको पता है। अच्छा तो यहाँ से आपकी 2 इंटू 1.86, भाई क्वेश्चन में आपको बाकी जो कांस्टेंट की वैल्यू वो पता होनी चाहिए ना, क्वेश्चन में नहीं दिया, वो 1.86 रहती है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट वाले केस में जो कांस्टेंट है की 1.86 इंटू मोलेलिटी कितनी बच्चों ले रही है 0.1 ऑलरेडी दे रखी है, बस इसका मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आपको डेल्टा टीएफ का मिलेगा। लेकिन उसने फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो डेल्टा टीएफ का जो आंसर होगा उसको आपको करना जीरो माइनस कर देना है, तो वो आपकी नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी, वो आपका ये ऑप्शन सही होगा। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा, मैंने को बता दे बेटा कंप्लीट, क्लियर हो गया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आर मिक्स्ड इन 400 ग्राम water so that solution will freeze at -4.2 डिग्री सेल्सियस। और क्वेश्चन के अंदर KF दे रखा है 1.86 केल्विन
मोलैलिटी इनवर्स, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन उसने दिया है, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ मच ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आर मिक्स्ड इन 400 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल सो दैट सॉल्यूशन विल फ्रीज एट -4.2 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया क्या करना है? तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो मॉलिक्यूलर वेट अपन को यूज करना है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2OH, इधर भी CH2OH, तो इसका आपका कितना आता है 62 आता है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये ध्यान रखना 62, मैं आपको पहले डायरेक्ट बताया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो आपको दे रखा है कि ये सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है इस टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब क्या, ये डेल्टा TF की वैल्यू है। भाई ये वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, बताओ सभी लोग क्या होगा, क्या डेल्टा TF होगा या नहीं? ये TF होगा सिर्फ, भाई इस पे फ्रीज हो रहा है ना, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर ये TF है फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF कैसे निकाला जाए? तो अपन जीरो में से माइनस कर देते हैं ना वो वैल्यू, जीरो में से माइनस कर दें, जीरो माइनस माइनस में 4.2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मिला के तो डेल्टा TF की वैल्यू सीधी 4.2 ले सकते हैं हम, बिल्कुल सही। तो डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ पे 4.2 फॉर्मूले में। आई यहाँ पे कितना होगा बताओ मेरे को? इथाइलिन ग्लाइकॉल मैंने बताया था इसके लिए 1, प्रीवियस क्वेश्चन है 1 सीधा लेना है, मल्टीप्लाइड बाई 1.86 KF की वैल्यू इनटू मोलैलिटी पे आ जाओ, मोलैलिटी वही तो पूछा है इसने, ग्राम पूछा है ग्लाइकॉल का, तो मतलब x नीचे 62 हो जाएगा, इधर कर लो मल्टीप्लाई 1000 ना, वो इधर रखा है ग्राम में दे रखा है आपको, ग्राम 400 ग्राम दे रखा है ना वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, नीचे 62 इसका सॉल्यूट का मास, मोलर मास, इनटू आपका यहाँ पे 400। बस इसको सॉल्व करो और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वही बच्चों इसका आंसर होगा, कैलकुलेशन हो जाएगी सभी से, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 0.001 मोलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू माइनस में 5.4 इंटू 10 की पावर -3 डिग्री सेल्सियस, कुछ इस तरीके से है। देन आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स, ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का है। यहाँ पे KF की वैल्यू बच्चों दे रखी है उसने 1.8 केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, अल्फा इसने दिया यहाँ पे 100%, ठीक है। मैं आपको देता हूँ ऑप्शन, पहला ऑप्शन है बेटा क्रोमियम अमोनिया 6 Cl3, बी ऑप्शन है क्रोमियम यहां से अमोनिया 5 Cl, देन बाहर आपका Cl2, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है दिस इज अ क्रोमियम अमोनिया 4 Cl2 एंड Cl, और डी ऑप्शन बच्चों दिया है इसने क्रोमियम अमोनिया 3 एंड Cl3, ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दे रखा है कि 0.01 मोलर कॉम्प्लेक्स करके आपको दे रखा है पूरा, एक कंपाउंड है जहां पे उसका ये आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म दे रखा है, तो उसने TF जो बोला है वो माइनस में आपका 5.4 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्वेश्चन के अंदर, फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा इस तरीके से माइनस में 0.0054 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यस, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये आपको देखा है फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसने बच्चों बोला है कि कोई जो कॉम्प्लेक्स है ना, 4 कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, ये आपके 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा जो इस जो ऊपर कॉन्सेप्ट दे रखा है उसको फॉलो करेगा, तो अपन कैसे बच्चों फॉलो करेंगे? बी ऑप्शन किया है किसी बच्चे ने, ओम ने किया है बी ऑप्शन, एग्जैक्टली बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन पूरा सही है। आप यहां से ना आई को निकाल सकते हो, भाई पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे आई की वैल्यू क्या आएगी आप बताओ मुझे, मैं टोटल न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, आई की वैल्यू एक ही हमारे पास चांस है,
एक ही हमारे पास तरीका है कि हमें कॉम्प्लेक्स पहचानना है तो आपको आई निकालना पड़ेगा। तो आई निकालने का बेटा तरीका क्या है कि पहले आप इनको ऊपर से निकालो। भाई कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो बेटा आई निकालो। पहले वाले केस में आपको आई कितना मिलेगा, ए ऑप्शन में कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना। 3Cl माइनस एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा। अच्छा सेकंड वाले में क्या मिलेगा, बी ऑप्शन के अंदर कितना मिलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो जाएगा, 2 एनाइन, मतलब बी वाले आंसर में आपको 3 मिल जाएंगे। सी वाले ऑप्शन की बात करी जाए तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ 2 मिलेंगे, एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा, बाकी आपका एक एनाइन होगा, सिंपल। और यहाँ पे आपको मिलेंगे कितने, फोर्थ ऑप्शन में डी में कितना मिलेगा, डी में तो एक दे रखा है तो वो भी आपको डिसोशिएट नहीं होगा, तो उस केस में आपको आई इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अब इसको आप सॉल्व करो, तो यहाँ से आई की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम होता है, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ आप यहाँ से लिख लो, तो ये नेगेटिव में दे रखा है तो पॉजिटिव में लिख दिया जाएगा डेल्टा टी एफ की वैल्यू, वो आ जाएगी 5.4 इंटू 10⁻³ इक्वल टू आई इंटू के एफ कितना लेना है 1.8, बाकी आपका मोलैलिटी टर्म, तो मोलैलिटी यहाँ से ले लो 10⁻³ -3 से -3 कैंसिल कर देना, 5.4 से 1.8 डिवाइड हो जाएगा, 18 54 54 मतलब 3। तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो ओरली, तो इसका कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 आई कहाँ पे आता है, बी ऑप्शन में, तो डेफिनेटली इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आया समझ में सभी को, क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस is separated when 10 gram urea is mixed in 400 gram water molecule and solution is cooled to -10 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में KF की वैल्यू दे रखी है 1.8, ठीक है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस इज सेपरेटेड व्हेन 10 ग्राम यूरिया इज मिक्स्ड इन 400 ग्राम वाटर एंड सॉल्यूशन इज कोल्ड टू -10 डिग्री सेल्सियस। KF आपको दे रखा है, तो बेटा कितना ग्राम आपका होना चाहिए आइस, तो मान लो x ग्राम सपोज आपका जो आइस है वो आपका सेपरेटेड होगा 10 डिग्री सेल्सियस से, -10 डिग्री सेल्सियस पे, तो रिमेनिंग वाटर कितना हो जाएगा, भाई आइस मैंने निकाल दिया बेटा x, तो वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा, टोटल बच्चों कितना है, यस टोटल बेटा वाटर मॉलिक्यूल कितना है 400 ग्राम है ना, तो जो आपका बचेगा अमाउंट, जो आपका रिमेनिंग वाटर होगा वो 400 माइनस x हो जाएगा। समझ में आया, तो फिर इसको आपको सिंपल सॉल्व करना है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, तो डेल्टा टी एफ बेटा कितना हो जाएगा 10, 0 माइनस 10 वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 आ जाएगा। आई की वैल्यू बच्चों कितनी ली जाएगी 1, टी एफ कितना होगा 1.8 क्वेश्चन में दे ही रखा है, मोलैलिटी लिखनी है तो 10 ऊपर यहाँ पे 1000 डिवाइड बाई नीचे 60 और मल्टीप्लाइड बाई 400 माइनस एक्स। ये 400 माइनस एक्स कैसे है ये समझ में आया आपको, भाई जो -10 डिग्री सेल्सियस पे मैंने x माना था कि भाई x ग्राम जो है ना वो आइस मैंने करी है सेपरेट, समझ में आया, तो पानी कितना रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स कितना बचेगा वो 400 माइनस x बचेगा ग्राम, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, समझ में आया, तो इसी x की वैल्यू निकालनी थी, निकल जाएगी। और ये समझ में आया सभी को x किस तरीके से अपन को निकालना है, क्लियर। चलो तो ये बच्चों न्यूमेरिकल यहाँ पे होते हैं फिनिश। और अब बच्चों हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑस्मोटिक प्रेशर पे। पाई इक्वल टू बेटा होता है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जहां पे आपका जो पाई होता है उसको अपन एटीएम में फॉलो करेंगे, यहाँ पे आई जो होगा उसके लिए बेटा 2 फॉर्मूले अपन लोगों ने पढ़े थे, एक एसोसिएशन एक डिसोसिएशन वाले केस में क्या था 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, इन केस ऑफ एसोसिएशन वाला केस क्या था 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। ये एसोसिएशन का नीचे नीचे आपका एसोसिएशन ऊपर डिसोसिएशन का डी और ए लिखा है, ठीक। बाकी यहाँ से सी क्या है बेटा, सी तो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो आप फॉलो कर लोगे, है
ना, मोलैलिटी, मोल पर लीटर। तो आर होगा वो आपका कांस्टेंट है गैस को, तो यहाँ पे कहते हो 0.082 एटीएम लीटर मोल एंड केल्विन नीचे। बाकी आपको जो टी दे रखा है उसको लेना है केल्विन में। तो ये बेसिक सी यूनिट है, इनको आपको फॉलो करना है। बाकी बच्चों आपको पता ही है कि 1 एटीएम जो होता है वो कितना आपका होता है, 760 mm ऑफ मरकरी होता है। टॉर की बात करी जाए तो 760 टॉर होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यस, ओके। इसके बाद बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर मान के चलो बच्चों क्वेश्चन के अंदर, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैंने टू और मोर देन टू अगर मैंने सॉल्यूशन को मिक्स किया है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं? इफ टू और मोर देन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, दो या दो से अधिक सॉल्यूशन को बच्चों मैंने मिक्स किया है, तो उस केस में अपन फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? तो फॉर्मूला बेटा बिल्कुल आसान है। आप देखो π1 b1 प्लस π2 b2 इक्वल टू π3 b3, है ना। जब दो या दो से अधिक सॉल्यूशन मिक्स किए जाएं तो आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। न्यूमेरिकल्स करेंगे समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बच्चों था कि जैसे मान के चलो किसी कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने दो या दो से अधिक सॉल्यूट को मिक्स किया है। सॉल्यूशन के अंदर मैंने सॉल्यूट्स को मिक्स किया है दो या दो से अधिक, तो उस केस में क्या करना है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो पाई टी इक्वल टू हो जाएगा π1 प्लस π2 प्लस π3, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो इस तरीके पहले निकालेंगे जो बताया था π1 प्लस आपका b1, और अगर आपको इस तरीके से निकालना है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट मिक्स किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो उसको ऐसे निकालेंगे। बाकी बच्चों आपको पता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में π1 इक्वल टू π2 फॉलो करेंगे, ठीक है। π1 इक्वल टू π2, इट इज ए कंडीशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे इसकी न्यूमेरिकल्स।